इससे पहले लेक्चर में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पे थोड़ी सी डिस्कशन की और हमने कहा कि कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास वो सेंटेंसेस होती है जिसमें हमारे पास एफ आ जाए या जिसमें हमारे पास व्हेन आ जाए। फिर हमने कहा कि कंडीशनल सेंटेंसेस को हम ब्रॉडर लेवल पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं रियल और दूसरे को हम कहते हैं अनरियल। रियल हमारे पास वो कंडीशनल सेंटेंसेस होती है जिसको हम अपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, और अनरियल हमारे पास वो सिचुएशन होता है जो कि हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो। फिर हमने कहा कि रियल कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास है जीरो कंडीशनल जिसको हम यूनिवर्सल एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा हमारे पास था फर्स्ट कंडीशनल जिसको हम प्रोबेबल एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस पे बात करेंगे, और अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब ये है कि हम उन सिचुएशंस की बात करेंगे जो कि हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो। अब अनरियल कंडीशनल सेंटेंस के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज सेकंड कंडीशनल सेंटेंस एंड द सेकंड वन इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। अब सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी यूसेज की। तो इसका यूसेज यानी यूसेज का मतलब ये कि इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इनको हम यूज़ करते हैं इम्प्रॉबेबल एक्शंस के लिए। इम्प्रॉबेबल एक्शंस हमारे पास वो एक्शंस होते हैं जिनका हमारे पास 0% चांसेस होते हैं कि ये हमारे रियल लाइफ में हो सकेंगे। यानी हम जब किसी ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जो कि हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं अनरियल कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट टाइप, दैट इज सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई। If I were a bird, I would fly high. अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं ऊंचा उड़ता। अब आप देखिए, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स की हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं। I cannot become what? I cannot become a bird. That is why आप देख सकते हैं कि हम ऐसे सिचुएशन की बात कर रहे हैं जो कि हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ट्रिकी पॉइंट है, और वो ये है कि अगर ऑप्शन ए हमारे पास आ जाए, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, और ऑप्शन बी हमारे पास आ जाए, व्हेन आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो हमारे पास कौन सा वाला ठीक होगा? क्योंकि इससे पहले तो हमने ये बात डिस्कस कर लिया है कि कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास एफ भी आ सकता है और हमारे पास व्हेन भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स बड़े तवज्जो के साथ इस बात को सुने कि आपके पास ये जो ऑप्शन बी है ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम कभी भी अनरियल कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन को यूज नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के पास पेपर में ये एमसीक्यूज 3-4 दफा आया है कि उन्होंने आपको एफ भी ऑप्शन में दिया था और आपको व्हेन भी जो है वो ऑप्शन में दिया था, और फिर आप कह रहे थे कि हमारे पास तो दोनों ऑप्शन सेम है। तो इस पॉइंट को फिर से सुने कि आपके पास जब रियल कंडीशनल सेंटेंस आएगा तो इसमें आप एफ भी लगा सकते हैं और इसमें आप व्हेन भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अनरियल कंडीशनल सेंटेंस आ जाए तो फिर आप इसमें सिर्फ और सिर्फ एफ को यूज करेंगे और आप इसमें व्हेन को यूज नहीं करेंगे। अगर आप व्हेन को यूज कर दें तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। इसके स्ट्रक्चर में आपके पास एक और भी बहुत ज्यादा ट्रिकी पॉइंट है जिसकी तरफ आप लोगों ने तवज्जो जरूर देनी है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर एफ लगा लेंगे। वो बात तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि अनरियल कंडीशनल सेंटेंस में आप व्हेन को यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपने सिर्फ एफ लगाना है। फिर आप इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे, प्लस वुड, कुड, शुड, माइट, मस्ट एंड ऑट टू। इसमें से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप यूज करेंगे काज में, जबकि ये जो मैंने लिस्ट लिखा है इसको आप यूज करेंगे इफेक्ट में। तो आप वुड भी लगा सकते हैं, आप कुड भी लगा सकते हैं, आप शुड भी लगा सकते हैं,
आप माइट भी लगा सकते हैं, आप मस्ट भी लगा सकते हैं, और आप ought to को भी लगा सकते हैं। और इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, और वो ये है कि मॉडल वर्ब के बाद आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज करना है। मॉडल वर्ब्स हमारे पास कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शल, शुड, वेल, वुड, ought to, must, had to, need to, ये सारे वर्ड्स हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं। और मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आपने उस वर्ब के साथ एस नहीं यूज करना, ई एस यूज नहीं करना है, डी यूज नहीं करना है, ई डी यूज नहीं करना है, आई एन जी यूज नहीं करना है। अगर आप इसके साथ इस वर्ब के साथ किसी भी लेटर का एडिशन करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। तो आपके पास इफेक्ट तो क्लियर हो गया है कि वुड भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है, ought to भी आ सकता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप इसके साथ लगाएंगे। काज का हमारे पास क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब यहां पर आप लोग के पास जो है वो हम मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। आप फॉर एग्जांपल सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज नहीं करते हैं, तो अगर आपने यू आर नॉट यूजिंग सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, देन यू विल हैव टू यूज वर्ड, यू विल हैव टू यूज वर्ब। अब आपके पास ये एमसीक्यूज भी जो है वो बहुत ज्यादा आता है। पॉइंट को जरा सुने। पॉइंट कुछ इस तरह से है कि जब हमारे पास सिंगुलर आएगा तो हम उसके साथ वाज लगाएंगे, और जब हमारे पास प्लूरल आएगा तो हम इसके साथ वर लगाएंगे। अगर हमारे पास सिंगुलर आएगा, मैं कहता हूं कि ही वाज राइटिंग, मैं कहूंगा कि शी वाज प्लेइंग, मैं कहूंगा दे वर वेटिंग, हम कहेंगे कि वी वर टॉकिंग। अब सिंगुलर के साथ मैंने वाज लगा लिया है और प्लूरल के साथ मैंने वर लगा लिया है, लेकिन आपके पास जो है वो कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं। 4 एक्सेप्शन केसेस है, 4। और वो ये है कि अगर आपके पास एफ आ जाए, एफ, अगर आपके पास वुड दैट आ जाए, अगर आपके पास एज एफ आ जाए, और अगर आपके पास एज दो आ जाए। हम 4 एक्सेप्शन केसेस की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास एफ आ जाए, अगर आपके पास वुड दैट आ जाए, अगर आपके पास एज एफ आ जाए, और अगर आपके पास एज दो आ जाए, तो फिर चाहे आपके पास सिंगुलर आ जाए या चाहे आपके पास प्लूरल आ जाए, आपने इसके साथ वर लगाना है। आपने इसके साथ क्या करना है? आपने इसके साथ वर लगाना है। अब मैं कहता हूं कि आई वॉज राइटिंग, लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इफ आई वर अ बर्ड। आपके पास ऑप्शन इस तरह भी आएगा, इफ आई वॉज अ बर्ड। तो ये वाज वाला क्या होगा? वाज वाला गलत होगा, क्योंकि 4 एक्सेप्शन केसेस, इफ, वुड दैट, एज इफ और एज दो, जब ये 4 सिचुएशंस आपके पास आते हैं तो फिर आपने इसके साथ वर यूज करना है, चाहे आपके पास सिंगुलर आ जाए या चाहे आपके पास प्लूरल आ जाए। अब थोड़े से हम इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और पास्ट पेपर्स में जो आपके पास एमसीक्यूज आए हैं उसको डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एमसीक्यूज आ जाए, एफ आई वर यू, ऑप्शन ए, I forgave him, option B, I will forgive him, option C, I would forgive him, and option D, I would have forgiven him. If I were you, अगर मैं आप होता, तो अब आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं आप नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इम्प्रॉबेबल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। इस वजह से हमने ऑप्शन बी में ये देखना है कि इसमें हमारे पास वुड, कुड, शुड वगैरह कहाँ पर यूज हुआ है। इस वजह से हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि फॉर एग्जांपल, आई वुड नॉट फील एनीथिंग, आई वुड नॉट फील एनीथिंग। ऑप्शन ए है, इफ आई वॉज
a stone. Option B, if I were a stone, if I would be a stone, and option D, if I would have become a stone. तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास हम इम्प्रोबेबल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, इफ आई वर अ स्टोन. लास्ट एग्जांपल अगर मैं आपको इसका दूं तो वो ये होगा, इफ शी won a lottery. Option A, she give me $1 million. Option B, she will give me $1 million. She would give me $1 million. And option D, she would have given me $1 million. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया है, इस वजह से दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास वर्ड आएगा. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. तो ये हमारे पास था सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस. अब हम अनरियल कंडीशनल सेंटेंस के लास्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, दैट इज थर्ड टाइप, या जिसको हम कह सकते हैं कि दैट इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस. ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस भी हमारे पास अनरियल कंडीशनल सेंटेंस का टाइप है, और इसमें हम ऐसे सिचुएशन की बात करेंगे जो कि हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो. थर्ड कंडीशनल सेंटेंस. अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी यूसेज की, कि इसको हम कहाँ पर यूज करेंगे. तो इसको हम यूज करते हैं पास्ट रिग्रेट के लिए. पास्ट रिग्रेट. पास्ट रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस. एक ऐसा काम जो कि पास्ट में हुआ है और आपको उसके करने पर अफसोस है, या एक ऐसा काम जो कि आपने पास्ट में नहीं किया है और आपको उसके ना करने पर अफसोस है. लेकिन ये हम ऐसे सिचुएशन की बात करेंगे कि जिसको अब हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं. बस ये पास्ट की बात थी और अब ख़त्म हो गई है, लेकिन हमें उस पर क्या है, हमें उस पर अफसोस है, और इसका भी हमारे पास क्या है, चांस 0% है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त था, उसको पैसों की ज़रूरत थी ताकि वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते, और मैंने उसको पैसे नहीं दिए. तो मैं कहूँगा कि इफ आई हैड गिवन हिम मनी he would have taken admission in a good college. उसको पैसों की ज़रूरत थी, मैंने उसको पैसे नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, और अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे उसे पैसे देने चाहिए थे. तो मैं कहता हूँ कि अगर मैंने उसको पैसे दिए होते तो वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया होता. मैंने उसको पैसे नहीं दिए हैं, मुझे जो है वो इस बात पे अफसोस है. इस वजह से इस सेंटेंस को हम कहेंगे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस. अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि आप सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लेंगे इफ. अब स्टूडेंट्स, आपने ये बात नहीं बोलनी है कि हमने ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि अनरियल कंडीशनल सेंटेंस में हम व्हेन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एफ को यूज़ करते हैं. तो फिर हमारे पास इसका जो काज आएगा, काज, हम उसमें लगा लेंगे पास्ट परफेक्ट, और इसका जो हमारे पास इफेक्ट आएगा उसमें हम लगा लेंगे वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, might have, must have and ought to have. आपके पास जो काज आया है आपने उसमें लगा लिया है पास्ट परफेक्ट, और जो आपके पास इफेक्ट आ रहा था आपने इसके साथ वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और ought to have को लगा लिया है. ये पॉइंट भी नोट करें कि आपने इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज करना है. इससे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया
कि जब हमारे पास मॉडल वर्ब आएगा तो हम उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और हम उसके साथ एस, ई एस डी, ई डी या आई एन जी वगैरह नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास किसी भी मॉडल वर्ब के बाद बी आया, बी, बी ई बी, या किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमारे पास हैव आया, एच ए वी ई, तो फिर हमेशा हम उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि if he had studied hard, option A, he qualified the test, option B, he will qualify the test, option C, he would qualify the test, and option D, he would have क्वालिफाइड द टेस्ट। अब हमारे पास चूंकि यहाँ पर हेड आया है और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आया है, इस वजह से हमने इफेक्ट के ऑप्शंस में ये देखना है कि हमारे पास वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और ऑट टू हैव कहाँ पर आया है। तो हमारे पास इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, ही वुड हैव क्वालिफाइड द टेस्ट। इसी तरह इस एमसीक्यूज में हमारे पास काज गिवन था और हमारे पास इफेक्ट जो है वो ऑप्शन में था। अगर हमारे पास एमसीक्यूज आ जाए, ही वुड हैव बॉट अ न्यू कार, और आपके पास ऑप्शन आ जाए इफ ही हैज सेव्ड मनी, इफ ही हैड saved money, if he would have saved money, and option D, if he can save money। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि हमारे पास एफ आया है और जिस हिस्से में हमारे पास एफ आ जाए तो वो हमारे पास काज बन जाएगा। और काज के लिए हमने कहा था कि इसमें हमारे पास हेड आएगा और इसके साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाना है। आपने इस वुड हैव को देखकर इसको टिक नहीं करना है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने ये कहा कि ये जो वुड हैव, कुड हैव है ये हमारे पास इफेक्ट में आएगा, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास क्या है? ऑप्शन में हमारे पास जो है वो काज इज गिवन टू अस एन ऑप्शन एंड इट इज नॉट इफेक्ट दैट हैज बीन गिवन टू अस एन ऑप्शन। तो इसको आपने आइडेंटिफाई जरूर करना है। लास्ट पॉइंट आज के लिए, इस लेक्चर के लिए, और वो ये है कि आपके पास एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट होता है और ये एमसीक्यूज भी आप लोग के पास पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए, एमसीक्यूज नंबर ए, इफ आई हैड मनी, ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है। ऑप्शन बी, इफ आई हैड सेव्ड मनी, ये हमारे पास जो है वो क्या है? ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है। और इन दोनों के लिए हमारे पास ऑप्शन ए है, आई बाय न्यू बुक्स, ऑप्शन बी, आई विल बाय न्यू बुक्स, ऑप्शन सी, आई वुड बाय न्यू बुक्स, and option D, I would have bought new books। तो इसमें हमारे पास MCQs 2 हैं और दोनों में हमारे पास ऑप्शन जो है वो सेम आ रहे हैं। तो ये बड़ा ट्रिकी MCQs है और उसको बड़े गौर के साथ सुने। देखिए इस MCQs में आपके पास सिर्फ और सिर्फ हेड आया है और इसके साथ कोई भी वर्ब मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमारे पास हेड आया है और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी आया है। पॉइंट को सुने,
MCQs नंबर 1 में सिर्फ हेड है, हेड, और इसके साथ कोई भी वर्ब नहीं है, जबकि MCQs नंबर 2 में हेड है और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है। तो इसकी वजह से आपके पास इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। आप कहेंगे कि आई वुड बाय न्यू बुक्स, जबकि इसके लिए हमारे पास जो आंसर होगा वो ये वाला होगा। तो अब आप कहेंगे कि सर ये क्या हो रहा है, लेकिन हमने इससे पहले हेड के बारे में कहा कि ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है और यहाँ पर अब हम इसको सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में डाल रहे हैं। तो ज़रा गौर से सुने, जब आपके पास हेड आ जाए, हेड, और उसके साथ कोई भी वर्ब मौजूद ना हो, तो फिर हम इसे कहेंगे कि हमारे पास सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आपके पास हेड आ जाए और उसके साथ कोई भी वर्ब मौजूद नहीं है तो इसको हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के लिए हमने रूल में डिस्कस कर लिए कि हमारे पास वर्ड, कुड, शुड, माइट वगैरह लगाएंगे। और अगर आपके पास हेड भी आ जाए और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी आ जाए तो फिर ये आपके पास बन जाएगा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो फिर आप इसके लिए वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, और टू हैव और मस्ट हैव लगाएंगे और आप इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स थे कंडीशनल सेंटेंसेस। आप लोगों के जहन में जिस किस्म की भी क्वेश्चंस हो तो आप जो है वो नंबर ऑलरेडी गिवन है, आप उस पर पूछ सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं अपनी तरफ से करूंगा कि काइंडली आपके जहन में जिस किस्म का क्वेश्चन हो वो पूछा करें, सही है। एकेडमी के रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज होते हैं वो ऑलरेडी आपके पास एकेडमी का नंबर भी मौजूद है और व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, तो आप उस पर अपना कंप्लेंट वगैरह फॉरवर्ड कर सकते हैं। किसी भी किस्म के क्वेश्चन के आपको परमिशन है, यू मे आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन with the number that has been given by the academy. Thank you very much.